प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा का एक अंश सत्य के प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा है उसका अंश हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है वो अलग अलग भागों में बंटा हुआ है और सबसे पहला जो इसका भाग है वो है सभ्य वेश में। तो उसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा। वो बात यह है कि इस पाठ में से 2020 में भी यानी कि प्रश्न आया है और 2020 में इस पाठ में जो प्रश्न आया है वो है बलवान से बिढ़ंत पाठांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो हम आगे इसका एक अंश और है, अलग शीर्षक से है, उसका हम अध्ययन करेंगे तो इस बात का जवाब हमें वहाँ पर मिलेगा। दूसरा जो प्रश्न है 2019 में, वो जो प्रश्न आया वो इसमें है खादी का जन्म कैसे हुआ, सत्य के प्रयोग पाठ के आधार पर बताइए या लिखिए। यहाँ पर ये जो बात है वो भी यानी कि खादी का जन्म जो इसका अंश है उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं लेखक के परिचय के बारे में। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा के माध्यम से जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके अत्याचारों का विरोध बहुत ही अच्छे ढंग से किया, या यूँ कहें कि उनके प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित रही है। आज जो पूरा संसार है उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। और इस संबंध में एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, जो राष्ट्रपिता की जहाँ तक बात आती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी एक प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कह करके संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। बात करते हैं हम पाठ परिचय की। इस पाठ में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। कहने का मतलब है कि इनका जो अनुवाद किया, यानी कि ये अंग्रेजी में लिखी हुई है और इसका जो अनुवाद किया वो काशीनाथ त्रिवेदी ने किया। पाठ का सभ्य पोशाक में अंश जहाँ विद्यार्थियों को छद्म आकर्षण से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है, वहीं बलवान से बिढ़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बनती है। और आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्य से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार कराया है। वहीं पर जो खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इनका जो अंश है वो अंश हम पढ़ेंगे सभ्य पोशाक में। और जो सभ्य पोशाक में जो इनका अंश है, इसमें मूल रूप से गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए कौन कौन से कार्य किए, एक बात तो ये है, यहाँ पर इस पर यानी कि प्रकाश डाला गया है। दूसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जैसे कि गांधी जी का अनाहार के प्रति जो श्रद्धा भाव जगा वो किस कारण से जगा। अनाहार के प्रति उनकी जो श्रद्धा भावना उनके अंतर्मन में आई वो किन किन पुस्तकों को, किन किन लेखकों की
किताबों का अध्ययन करने के बाद में आई। तो इन सारी बातों का जो जवाब है वो हमें इस अंश में मिलेगा। यहाँ पर 2 प्रश्न मूल रूप से बनते हैं। एक तो यह है कि अनाहार के प्रति गांधी जी की श्रद्धा कैसे बढ़ती चली गई और उसके लिए उन्होंने किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया। तो वहीं दूसरी बात, उन्होंने सभ्य बनने के लिए क्या क्या क्रियाकलाप किए। तो देखिएगा, हम बात करते हैं कि अनाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों 2 बातें बताई हैं। पहली बात है कि अनाहार, तो अनाहार का मतलब है अन्न का आहार करना, सिर्फ अन्न को ही भोजन के रूप में स्वीकार करना, यानी कि जैसे मांसाहारी वगैरह न होना। और यहाँ पर जो बात बताई है इसमें यानी कि विभिन्न विद्वानों की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बताया है। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने सॉल्ट की जो पुस्तक है वो पढ़ी और उसमें आहार के विषय में पढ़ने की एक तरह से यूँ कहें कि जिज्ञासा है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया या ज़्यादा बना दिया। अब गांधी जी को जितनी भी पुस्तकें थी, जो भी जैसे भी मिली, उन सबको उन्होंने खरीद लिया और पढ़ लिया। हार्वर्ड विलियम द्वारा लिखित जो आहार नीति नामक जो पुस्तक थी और उस पुस्तक में ज्ञानी, अवतार और पैगंबर उनके आहार विषयक जो जानकारी है उनका चित्रण किया गया। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया। किसने? यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है, किसने? यानी कि हार्वर्ड विलियम की आहार नीति नामक पुस्तक में ये चित्रण किया गया है। या यूँ कहें कि हार्वर्ड विलियम ने एक तरह से इन लोगों को अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड, इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है उत्तम आहार की रीति, ये जो पुस्तक है ये भी गांधी जी को बहुत अच्छी लगती है। वहीं पर जो डॉक्टर एलिसन हैं उन्होंने भी क्या है कि आरोग्य विषयक यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो लेख हैं उन लेखों को भी उन्होंने लिखा और उनके कारण भी गांधी जी को बहुत ज़्यादा मदद मिली। और डॉक्टर जो एलिसन हैं इन्होंने तो जो आरोग्य विषयक जो लेख लिखे उनमें सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही थी और वो बात ये थी कि दवा के बदले भोजन के माध्यम से, अन्न के माध्यम से या आहार के माध्यम से बीमारी को ठीक करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो अब आप देखिएगा उसी क्रम में आगे कि वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की बात कहते थे। अर्थात उसी के माध्यम से क्या है कि वो रोगी को स्वस्थ करने की बात कहते हैं। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि डॉक्टर एलिसन स्वयं अनाहारी थे और बीमारों को केवल अनाहार की सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। कहने का मतलब है शुरुआती दौर में स्वास्थ्य के हिसाब से यानी कि ये भोजन ग्रहण कर रहे थे, वहीं पर फिर धीरे धीरे इनके भीतर धार्मिक दृष्टि या धार्मिक जो चिंतन है वह भी उभरता चला गया। अर्थात अब वो अन्न है उसको एक तरह से धार्मिक रूप में भी समझने लगे कि भाई अपने को यानी कि सात्विक जो भोजन है उसको ग्रहण करना चाहिए। उसी क्रम में आगे देखिएगा, इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश ये माना
कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। अब यहाँ पर जो बात आई है वो बात लेखक ने अर्थात गांधी जी ने एक अपने मित्र के बारे में बताया कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं। और उन्होंने ये सोचा कि गांधी जी जो कि शारीरिक दृष्टि से बड़े कमज़ोर थे, अगर वो मांस नहीं खाएंगे तो यानी कि वो कमज़ोर रह जाएंगे, वो बेवकूफ़ बने रहेंगे, जो अंग्रेज़ी जो समाज है उसमें घुल मिल नहीं सकेंगे। और वैसे भी यानी कि वो तो अनाहार विषयक जो पुस्तकें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का उन्हें डर सता रहा था कि वो सिर्फ ये जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ पढ़ करके और भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए उनका जो जीवन है कहीं व्यर्थ में ना चला जाए और जो कुछ भी वो करना चाह रहे हैं वो सब भूल जाएंगे। उनका जो लक्ष्य उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ वो एक पोथी पंडित बन बैठेंगे। इसी क्रम में आगे देखिएगा, इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता। अब वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ होबर्न भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता, मैंने तो परोसने वाले को ही अपने पास बुला लिया। यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो अपने जीवन के संदर्भ में जो बातें हैं वो बता रहे हैं और बहुत ही सटीकता और सच्चाई के साथ ये बातें बता रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा कि इनका जो मित्र था उन्होंने इन्हें सुधारने के लिए प्रयास किया। यहाँ पर यह प्रश्न भी बन जाता है कि भाई लेखक या यूँ कहें गांधी जी के मित्र ने इनको सुधारने के लिए क्या प्रयास किया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्हें नाटक दिखाने के लिए बुलाया गया। उससे पहले यानी कि जो होबर्न जो भोजन गृह है, जो बड़ा होटल है, यानी कि उसमें भोजन करने के लिए बुलाया। गांधी जी भी यहाँ पर बता रहे हैं कि वह जो गृह है वो गृह एक तरह से महल की भांति था। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो विक्टोरिया होटल है उसके बाद में यानी कि इस प्रकार के गृह में जाने के बाद में या इस प्रकार के होटल में जाने का ये पहला अनुभव था। विक्टोरिया जो होटल है वहाँ का अनुभव उन्हें बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि वो बता रहे हैं कि वहाँ पर वो बेहोशी की हालत में थे और सैकड़ों के बीच में यानी वो दो मित्र एक मेज़ पर बैठे हैं और वहाँ पर जो पहली प्लेट जो मंगाई गई वो सूप की है और उसके कारण जो गांधी जी हैं वो परेशान हो जाते हैं। उनके मित्र से उन्होंने पूछा नहीं, इसलिए क्या है कि जो परोसने वाला था बेरा था यानी कि नौकर था उसी को बुला लिया और इस बात को यानी कि वो समझ भी रहे थे। तो आगे देखिएगा, इसमें मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या है। मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मांस है या नहीं। तो उनका मित्र जवाब देता है, ऐसे गृह में ये जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। यहाँ पर यानी उनका जो मित्र है वो समझ जाता है और वो परेशान हो जाते हैं, उनको आवेश आ जाता है, वो उनसे पूछते हैं और फिर यानी कि यहाँ पर उनका जो मित्र वो कहता है कि आप इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, यानी इस तरीके की बातें अगर आपको करनी है तो यहाँ इस होटल में ऐसा नहीं चलेगा, ये जंगलीपन है, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। और फिर भी आपको यानी कि भोजन में मील मेक निकालनी है, कोई कमी निकालनी है तो एक काम करो,
आप बाहर चले जाओ किसी दूसरे यानी कि होटल पर जो कि आपकी रुचि के अनुरूप है, वहाँ जाकर के आप भोजन कर लीजिए और मेरे आने का इंतज़ार करना। उस क्रम में आगे देखिएगा, मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अनाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुँह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या, लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मुकाबले में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। यानी कि जैसे ही उनके मित्र ने यह कहा कि आप बाहर जाकर के भोजन कर लो, तो इस बात से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। वहाँ से वो चले आए और बाहर किसी दूसरे होटल में भोजन करने के लिए वो चले, लेकिन वहाँ पर उन्हें इस प्रकार से कोई भोजन गृह वो नहीं मिला और उस रात तो यानी कि उन्हें भूखा ही रहना पड़ा। उसके बाद में यानी कि उनका जो मित्र है वो आ जाता है। दोनों नाटक देखने के लिए गए। उनका जो मित्र था, उन्होंने उनकी इस बात पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की थी, किसी तरह की उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी, और उन दोनों मित्रों के बीच में ये अंतिम युद्ध था। उस यानी कि वैचारिक तालमेल न होने के बावजूद भी उन लोगों का आपस का कोई संबंध नहीं टूटा, उनके संबंधों में कड़वाहट नहीं आई, और उनमें हमेशा ही यानी कि गांधी जी इस बात को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति का मेरे प्रति कितना स्नेह भाव था, कितना प्रेम था। इस बात को भी मैं बहुत अच्छे ढंग से समझ रहा था, और उनके प्रति यानी कि गांधी जी का जो आदर है वो आदर और ज़्यादा बढ़ता चला गया। उसी क्रम में आगे देखिएगा, पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार के समाज में समरस होने के योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, मूल बात यह है कि गांधी जी के मित्र का ये मानना था कि अंग्रेजी समाज में ये घुल मिल नहीं पाएंगे, और गांधी जी के अंतर्मन में ये विचार पैदा हुआ कि जो उनके मित्र के दिलो दिमाग में ये प्रश्न बना हुआ, मैं इसको दूर करूँगा। जंगलीपन उनमें नहीं रहेगा और सभ्य के जो लक्षण हैं उनको वो स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, और जो अंग्रेजी जो समाज है उसमें भी सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे, उसके भी योग्य बनने का प्रयास करेंगे। और एक तरह से जैसे कि अनाहारी जो विचित्रता उनके भीतर समाहित है, यानी उसको भी वो छिपाने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या है कि सभ्यता सीखने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो एक संकुचित रास्ता था, एक संकीर्ण विचारधारा से परिपूरित रास्ता था। यहाँ पर जो गांधी जी हैं उन्होंने यही बात कही है। यहाँ पर प्रश्न भी बनता है, प्रश्न ये बनता है कि गांधी जी ने सभ्यता सीखने के लिए कौन कौन से कार्य किए, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने यानी कि सभ्यता सीखने के लिए सामर्थ्य से परे का छिछला रास्ता पकड़ा, कैसे? यानी कि दो प्रकार से ये प्रश्न बनता है, तो उसी का जवाब यहाँ पर यह है। और गांधी जी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भाई विलायती होने के बावजूद बम्बई के जो कटे सिले कपड़े अंग्रेजी समाज में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए क्या है कि उन्होंने इस विचार से देखिए क्या किया आगे। मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए, 19 शिलिंग की। उस ज़माने के लिहाज से तो ये कीमत बहुत ही कही जाएगी। चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले
बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और हाँ वह मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने सभ्य बनने के लिए जो रास्ता अपनाया, जो तरकीब काम में ली, जो कार्य किया, उनके बारे में यहाँ पर गांधी जी ने बताया है। और वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी राशि होती थी। उसके लिए यानी 19 शिलिंग में उन्होंने एक चिमनी टोपी उसको सिर पर पहना, और इससे भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया कि जो बॉन्ड स्ट्रीट है, जहाँ पर जो शौकिया जो लोग हैं वो अपने कपड़े सिलवाते हैं, वहाँ पर इन्होंने 10 पाउंड खर्च करके और जो शाम की जो पोशाक है, शाम को पहनी जाने वाली जो ड्रेस है, यानी कि उसको सिलवाया। अपने जो भाई हैं, जो वास्तव में बादशाही दिल वाले थे, उन भाइयों से कह करके और जेब में लटकाने लायक उन्होंने सोने की जो चेन है वो मंगवाई और उनके भाइयों ने यानी कि उसे भेज भी दी। बंदी बंधाई जो टाई है उसको पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, अच्छा न था, इसलिए उन्होंने टाई बांधने की जो कला है उसको सीखा। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि अपने देश में जो आईना है, जो शीशा है, दर्पण है, जिसके सामने खड़े होकर के हम अपने बाल संवारते हैं, यानी कि वो हजामत के दिन ही, दाढ़ी वगैरह बनाने के दिन ही उसमें देखने का मौका मिलता था। पर यहाँ तो बड़े बड़े जो आईने हैं उनके सामने खड़े होकर के और ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोजाना उन्हें 10 मिनट तो खर्च कर देने ही पड़ते थे, यानी कि ये कार्य उन्होंने किया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसके अलावा वो और क्या क्या कार्य कर रहे हैं उनको हम देखेंगे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज लड़ाई चलती थी और टोपी पहनने तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था, और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। यहाँ पर उन्होंने यानी कि जैसे कि टाई बांधना सीखना है, दर्पण के सामने अपने बालों को काफ़ी देर तक संवारना है, उसी क्रम में यहाँ पर ये जो कार्य किए उनके अलावा जो कार्य करा उनके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि गांधी जी के, अब आपको हंसी आ सकती है कि गांधी जी के सिर पर तो बाल ही नहीं थे, ये बुढ़ापे की बात कैसे कह रहे हैं आप, युवावस्था में तो थे ही ना। तो यहाँ पर बात यह है कि वो अपने उनके यानी कि उनके जो बाल थे वो मुलायम नहीं थे, इसलिए क्या है कि ब्रश के साथ उनका संघर्ष चलता रहता था और टोपी पहनते और निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था, यानी बालों को संवारने के लिए उनका जो हाथ है वो सिर पर चला जाता था, और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित करने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती रहती थी। उसी क्रम में आगे देखिएगा और क्या काम करते हैं। पर इतनी टीमटाम ही काफ़ी न थी, अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में
भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए, कुछ 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध न पड़ते थे, पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था जो मेरे लिए अगम्य था। तो अब क्या किया जाए? यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि सभ्य बनने के लिए जहाँ पर पोशाक की बात थी, टाई की बात थी, टोपी की बात थी, बालों को संवारने की बात थी, इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सभ्य बनने के लिए और बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास किया, जैसे कि नृत्य करना। नृत्य के लिए भी यानी कि उन्होंने सीखने का प्रयास किया है। फ्रेंच जो भाषा है उसको भी उन्होंने सीखने का प्रयास किया है। और इसके अलावा जो लच्छेदार जो भाषण है वो भी उसे आना चाहिए, तो यानी कि इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नृत्य सीखने के लिए भी उन्होंने 3 पौंड खर्च किए और 3 हफ्तों तक कोई 6 सबक सीखे होंगे, अर्थात जो 6 स्टेप है नृत्य की वो शायद उन्होंने सीखी होगी। उनके जो पैर हैं वो तालबद्ध नहीं पड़ रहे थे और जो पियानो बज रहा था यानी कि उसके साथ में भी उनका कोई तालमेल नहीं था। यहाँ पर जो लेखक है वो यही बात कह रहा है कि ये सारा जो संगीत वाला या नृत्य वाला जो कार्य है वो एक तरह से उनके लिए बड़ा मुश्किल था, अगम्य था। अब उनके सामने समस्या आ गई कि जब ये सारे काम वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्या किया जाए। तो देखिएगा आगे। अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। वायलिन बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायलिन खरीदने में गंवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी, पिट का एक भाषण शुरू हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जो लेखक है वो ये बता रहा है कि ये कार्य सही ढंग से वो कर नहीं पा रहे थे, तो अब उनके सामने यानी कि और जो जिज्ञासाएं हैं वो बढ़ गई। यहाँ पर वो कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि अब तक तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा ही हो गया, जिज्ञासाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, और इस प्रकार से बाबा जी का परिवार बढ़ा। कहने का मतलब है कि उनकी और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ गई। उसी तरह यहाँ पर ये जो पंक्ति आ रही है ना कि उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्ति को ध्यान रखना। ऐसी पंक्तियों को उठा करके अगला हमें प्रश्न पूछ सकता है कि उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। तो ये प्रस्तुत जो कथन है गांधी जी के बारे में कहा गया है, और क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सभ्य बनाने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको सीखने का प्रयास किया है, जिनमें देखो वायलिन बजाने की बात आ गई ताकि सुर और ताल का उन्हें ख्याल आ जाए। इसलिए उन्होंने क्या कि 3 पौंड वायलिन खरीदने में खर्च कर दिए और उसकी शिक्षा के लिए भी पैसे उन्होंने खर्च किए। उन्होंने भाषण करना सीखने के लिए भी एक तीसरा ही जो शिक्षक है उसका घर खोज लिया। उन्हें भी एक गिन्नी, यानी कि ये भी मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम, एक गिन्नी तो उन्हें भी भेंट की। और उसके बाद में उन्होंने एक बेल साहब की जो पुस्तक थी, स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक, वो खरीदी और वहाँ पर यानी कि एक पिट का जो भाषण है वो शुरू होता है। अब यहाँ पर यानी कि आगे संभवतः यानी लेखक में एक बदलाव आने वाला है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना यहाँ पर प्रश्न भी बनता है, और वो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए हमें पूरा उस पर गौर करना। तो देखिएगा, इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मत जागा, मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा, नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा, वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है,
मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए, मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह है लोभ छोड़ना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही यानी कि ये बेल साहब की जो पुस्तक है उन्होंने पढ़ी और उनके भीतर एक नया परिवर्तन आ गया, उन्हें एक शिक्षा मिली। और शिक्षा उन्हें क्या मिली कि उन्हें कौन सा यहाँ इंग्लैंड में जीवन बिताना है और उसके लिए लच्छेदार भाषण को सीखने की कहाँ तक ज़रूरत है। जहाँ तक बात है नृत्य की, तो नृत्य से कोई आदमी सभ्य नहीं बन सकता। संगीत सीखने की बात रही, वायलिन की बात रही, तो वो तो अपने देश में भी सीखी जा सकती है। यहाँ पर उनके बात समझ में ये आई कि वो एक विद्यार्थी हैं और इसलिए क्या है कि विद्यार्थी होने के नाते उनका मूल कर्तव्य है विद्या धन को अर्जित करना। उन्हें वही का तैयारी करनी चाहिए, उन्हें वही काम करना चाहिए जो उनका जो पेशा है, उनका जो व्यवसाय है उससे संबंध रखता हो। और इसलिए क्या है कि सदाचार व्यक्ति यानी कि अपने सदाचार से, अपने आचार विचार व्यवहार से व्यक्ति सभ्य माना जाता है। और इसलिए क्या है कि उनके मन में ये बात आई कि अब उन्हें ये जो लोभ है इसको छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब अब वहाँ पर उनमें एक नया परिवर्तन आ गया। अब वो क्या करते हैं देखिएगा। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला एक पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। तो यहाँ पर यानी उनके भीतर लेखक में एक परिवर्तन आया, गांधी जी में एक परिवर्तन आया और उन्होंने इन सारे जो सभ्य बनने के लिए किए गए जो प्रयास थे, सारे जो पचड़े जो पाले उन्होंने यानी उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा और एक तो भाषण शिक्षक को भेजा, वहीं पर जो नृत्य शिक्षिका थी उनको भी ऐसा ही पत्र लिखा और जो वायलिन सिखाने वाली जो शिक्षिका थी उनके घर वायलिन को लेकर के पहुंचा और उन्होंने उन्हें कहा कि ये जितने में बिक सकता है यानी कि उसे बेच दिया जाए। अब आगे यानी कि उसी क्रम में देखना कि उनके साथ कुछ मित्र का सा संबंध, उनके साथ कुछ मित्र का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली होगी। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब है यानी कि अपने मन की जो बात है वो बात अपने शिक्षकों से वो खुल करके अपनी बात को रखते हैं, कहते हैं और इस प्रकार से यानी कि वो सभ्य बनने का एक जंजाल उन्होंने पाला था उसमें से निकलने की बात करते हैं। और ये जो शिक्षक हैं वो भी उनकी बात को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो ये बात कहते हैं कि ये जो सभ्य बनने की जो सनक थी ये लगभग 3 महीने चली, उसके बाद में धीरे धीरे कम हो गई। हाँ, कपड़ों की जो बात है यानी वो तो फिर भी लंबे समय तक चली, परंतु यानी कि अब वो एक विद्यार्थी के रूप में ही होकर के रह गए, बन करके रह गए और विद्यार्जन में लग गए। ये था प्यारे विद्यार्थियों सभ्य पोशाक में जो टॉपिक है उसकी बात है। तो इसमें अनाहार की बात आ गई, गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या काम किए ये बात आ गई। फिर उन्होंने इससे छुटकारा कैसे पाया वो बात आ गई। अनाहार के संबंध में इन्होंने किन किन लेखकों की पुस्तकें पढ़ी ये बातें आ गई। ये जो मूल टॉपिक है, मूल बातें हैं वो इस टॉपिक में थी। हम अब आगे वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आगे वाला हमारा जो टॉपिक है वो होगा बलवान से भिड़ंत और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब तक यानी कि हम आगे वाला टॉपिक पढ़ें, वो आगे वाले वीडियो लेके आएँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।